जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज से आप लोगों के लिए डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट ले आएंगे जो कि टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे। और यूपीएसआई जो कि अभी एग्ज़ाम आने वाला है इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो जो लोग चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एवं शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्यालयीय पत्र नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें? प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के नाम पत्र या निमंत्रण पत्र। तो बताइए इसमें आप लोग कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निमंत्रण पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? प्रति की बात की जा रही है, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? हिंदी से, संस्कृत से, अंग्रेजी से, फारसी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत से। जो प्रति उपसर्ग है यह संस्कृत भाषा से आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार का तत्सम शब्द क्या है? तो श्रृंगार का तत्सम शब्द क्या होगा? श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो श्रृंगार है ये गलत है, इसकी जगह ये होगा श्रृंगार, ऐसे लिखा जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा इसमें सही? तो श्रृंगार का तत्सम होता है श्रृंगार, यानी आंसर श्रृंगार सही होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? पश्तो, रोमन, जापानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्तो। अखरोट शब्द जो है वह पश्तो विदेशी भाषा से आया है। चलिए अगला प्रश्न है, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? जो शांतिपूर्वक में पूर्वक शब्द लगा हुआ है, पूछ रहा है कि पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? सविभक्तिक, निर्विभक्तिक, मौलिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक। जो पूर्वक शब्द है यह कौन सा संबंध बोधक है? यह है मौलिक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? मछली का पर्यायवाची पूछ रहा है। चपला, तोय निधि, अक्षी, झस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा झस। मछली का पर्यायवाची क्या है? वो है झस। चलिए अगला प्रश्न है, जो शब्द का सर्वनाम है, मतलब कौन सा सर्वनाम है? जो निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो ये दोनों आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतरण किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार या कर्म और भाव के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म के अनुसार, यानी क्रिया में रूपांतरण कर्म के अनुसार होता है। चलिए अगला प्रश्न है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? यानी इसमें एक विराम चिन्ह लगाया जाएगा जो कि नहीं लगाया गया है। तो कौन सी कमी है इसमें? सिंगल इन्वर्टेड कामाज,
डबल इन्वर्टेड कामाज या कॉमा या डैश, यानी कॉमा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अल्प विराम, अल्प विराम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्प विराम। चलिए अगला प्रश्न है, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। मल्हार अलापना, अपनी ही बड़ाई करते रहना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, चैन से जिंदगी कटना या झूठी बातें उड़ाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा चैन से जिंदगी कटना। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग, सदुपयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। किस में नहीं है स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि। आरोग्य, ईसाई, ऊर्जस्वी या औत्सुक्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जस्वी। ऊर्जस्वी में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, कार्यालयीन आदेश सदैव प्रेषित होता है। कनिष्ठ से वरिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, या दोनों ओर से, या व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ से कनिष्ठ को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वरिष्ठ से कनिष्ठ को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। प्लुत, स्वर की बात की जा रही है, स्वर का वर्गीकरण नहीं है। प्लुत, संयुक्त, द्वित्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा द्वित्व। तो आप लोग चेक करते रहिए कितना हम लोग सही कर रहे हैं। तो 30 क्वेश्चन टोटल दिया गया है, उसमें जितना सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निह कपट यानी निह प्लस कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है। यानी यह कौन सा संधि है, इसमें विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या इनमें से कोई नहीं। तो निह प्लस कपट में कौन सा संधि है, तो इसमें है विसर्ग संधि। चलिए अगला प्रश्न है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास होता है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय या संस्कृत प्रत्यय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रंथि, ग्रंथ शब्द का तद्भव क्या होगा। गांठ या गांठ, यहाँ चंद्र बिंदु हो जाएगा, गांठ या गट्ठी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांठ, यानी जिसमें चंद्र बिंदु लगा है ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, यानी जिसमें कर्ता प्लस क्रिया और प्लस कर्म, अगर ये तीनों हैं तो हो जाएगा सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्ता और प्लस क्रिया अगर ये दो हैं तो हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। तो कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म अगर है तो सकर्मक क्रिया होगा, और कर्ता प्लस क्रिया है तो वह अकर्मक क्रिया होगा। चलिए अगला प्रश्न है मनोभाव। यहाँ मनोभाव होगा। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? संबोधन, चेतावनी, धिक्कार, इनमें से कोई नहीं। मनोभाव के अनुसार पूछ रहा है हटो, यानी हटो, तो वहाँ क्या होगा? संबोधन होगा, चेतावनी होगा, धिक्कार होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चेतावनी, यानी हटो मनोभाव के अनुसार कौन सा शब्द होगा? वो होगा चेतावनी। चलिए अगला प्रश्न है तुम दिन भर घूमते रहते हो। इसमें जो भर शब्द है वो कौन सा अव्यय है? विस्मयादि बोधक, निपात, संबंध बोधक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें होगा निपात। इसमें भर जो शब्द है वो कौन सा अव्यय है? वह है निपात। चलिए अगला प्रश्न है तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। यह तृष्णा का विपरीत यानी विलोम क्या होगा? वितृष्णा, वितृष्ण, तृप्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो तृष्णा का जो विपरीत होगा वो होगा वितृष्णा। चलिए अगला प्रश्न है जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है वहीं विलाप का आशय क्या होगा? कहने मतलब जहाँ प्रलाप यानी प्रलाप का आशय क्या है? दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना। तो विलाप का अर्थ क्या होगा? रो रो कर अपना दुख कहते जाना, या आवाज़ के साथ रोना, या हाथ पटक पटक कर रोना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रो रो कर अपना दुख कहते जाना। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संबंधवाची है? कौन सा शब्द संबंधवाची है? देव, देवी, दैवीय, दैवीय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दैवी। चलिए अगला प्रश्न है मेरे हाथ में लेखनी है। वाक्य में कौन सा परसर्ग है? परसर्ग की बात की जा रही है। कर्म, अपादान, अधिकरण, या करण। मेरे हाथ में यानी में तो क्या है? ये हो जाएगा अधिकरण, यानी कौन सा परसर्ग है इसमें? इसमें अधिकरण है। चलिए अगला प्रश्न है क्रिया के साथ जिस रूप से निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से निष्पादन का समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा काल। यहाँ क्रिया के जिस रूप से निष्पादन के समय का ज्ञान हो तो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है काल। चलिए अगला प्रश्न है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य, विधेय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अन्वय। क्या होगा? अन्वय। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है किसी राजपत्रित अधिकारी के नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? परिपत्र का, अधिसूचना का, शासनादेश, या कार्यालय स्मृति पत्र। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अधिसूचना। इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा पत्र प्रयोग किया जाता है?
तो किया जाता है अधिसूचना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न या उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। पार्श्विक, सघोष, ऊष्म या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सघोष। इसका सही आंसर क्या होगा, सघोष होगा। तो ये हुए आपके आज हिंदी के पार्ट 1। लगभग 10 से 12 सीरीज चलाई जाएगी, तो वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चलिए फिर कल मिलते हैं सीरीज़ 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।